आप सभी का स्टडी कॉपीज पे स्वागत है। यहाँ दिल्ली सल्तनत विविध कंप्लीट किया जाएगा। इससे पहले प्रशासन, साहित्य, कला, स्थापत्य सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली गई हैं और प्लेलिस्ट बना दिया गया घटना चक्र मेडिवल हिस्ट्री का, जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यूपीपीएससी, आरओ, एपीएस सारी एग्ज़ाम के लिए, चाहे यूपीपीसीएस का मेंस भी हो, प्री भी हो, तो उसके लिए भी आपका जो है घटना चक्र बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, घटना चक्र कंप्लीट करिए। भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन है वो तुर्कों ने किया था। ठीक, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो चौगान का शौकीन था। मतलब चौगान खेलने का, वो पोलो की तरह का खेल होता है चौगान, ये समझिए, पोलो नहीं होता है। इसी खेल के दौरान जो है घोड़े से गिर जाने के कारण 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। और सल्तनत काल में जो ऊंचे धार्मिक और न्यायिक पदों पर बैठे या व्यक्ति लोग होते हैं ना, उन्हें उलेमा कहा जाता है। और सामूहिक रूप से उन्हें दस्तार बंदान भी कहा जाता है। जो भी धार्मिक और न्यायिक पद होता है उस पे जो बैठे होते हैं उन व्यक्तियों को उलेमा की उपाधि दी जाती है। और सामूहिक रूप से जो धार्मिक और न्यायिक दोनों पे मिक्स जो व्यक्ति होते हैं उन्हें दस्तार बंदान या पगड़ी पहनने वाला कहा जाता है। दस्तार बंदान का अर्थ ही होता है पगड़ी पहनने वाला, क्योंकि वे सिर पर आधिकारिक रूप से पहनी जाने वाली पगड़ी धारण करते हैं। और राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ था। ठीक, जौहर प्रथा जो है वो सामूहिक रूप से जो राजपूत जो स्त्रियां होती थी, जो मुस्लिम आक्रांता आक्रमण करते थे, तो सामूहिक रूप से अग्नि में अपने आप को समाहित कर लेती थी, तो इसी को जौहर प्रथा कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो भारत में पोलो खेल का जो प्रचलन किसने किया है, तो सिंपल सी बात है, आपके तुर्कों ने किया है। चौगान खेलते समय जो है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई, तो ये भी आप समझ सकते हैं। ठीक, भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था। ज्ञातव्य है कि कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो चौगान का शौकीन था। ठीक, और चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिरोज शाह तुगलक ने नहरों का निर्माण करवाया था। सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और उस तरह से देखें तो गयासुद्दीन तुगलक ने नहरों का निर्माण शुरू कराया था, लेकिन सबसे ज़्यादा 300 प्लस नहरों का निर्माण जो है आपके फिरोज शाह तुगलक ने कराया। बलबन ने नौरोज़ प्रथा शुरू की थी, मतलब जो पारसी त्यौहार होता है नौरोज़, उसका शुभारंभ जो है बलबन ने किया था। अलाउद्दीन ने दीवानी रियासत प्रथा चालू की थी। जहांगीर के समय में सर थॉमस रो आए थे। तो ए का आपका तीसरा हो जाएगा, बी का दूसरा हो जाएगा, तो आपका बी सही हो जाएगा। बस ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं सारी चीज़ें, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो ये थे आपके नसीरुद्दीन खुसरो शाह। नसीरुद्दीन खुसरो शाह के समय ही दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नसीरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में ही शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। मुबारक शाह की हत्या के उपरांत खुसरो खां नसीरुद्दीन खुसरो शाह की उपाधि धारण करते हैं। ठीक, तो उन्हीं के समय होती। अब इसमें क्या है, इसमें आपको मिलान करना है। ठीक, सुमेलित नहीं है ये बताना। देखिए इब्न बतूता जो है वो आपका मोरक्को का था, एकदम सही बात है। मार्को पोलो जो था वो इटली का था। अब्दुल रज्जाक ईरान का था, तो एक ईरानी था, ना कि आपका तुर्की, ईरानी था ये। नूनिज आपका पुर्तगाली था। तो ये सारी चीज़ें आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं इब्न बतूता 1333 से 47 के बीच में मोरक्को का यात्री था, मतलब वो 1333 में आया था। ये काल था मोहम्मद बिन तुगलक का, क्योंकि 1325 से 51 तक जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो गद्दी पर बैठा था। मार्को पोलो वेनिस इटली का प्रसिद्ध यात्री था। वह पांड्य शासक मारवर्मन कुलशेखर के समय 1268 से 1310 के समय में आया था। ईरानी राजपूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के समय आए थे, 1422 से 1446 के समय। और विजयनगर, और नूनिज जो पुर्तगाली यात्री था वो भी व्यापारी था, वो भी विजयनगर साम्राज्य में ही आया था। उसी समय इसने यात्रा की थी। ठीक, अब इसमें आपको जो है सिस्टम में लगाना है कि कौन पहले आया कौन बाद में आया। देखिए अलबर्नी जो है वो आपका आता है वही 1025-26 में, जब आपका क्या होता है महमूद गजनबी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है। ठीक, क्योंकि ये महमूद गजनबी का इतिहासकार था। और आपका इब्न बतूता 1333 आप मान लीजिए 1333 में आता है। ट्रेवनियर जो है वो आपके शाहजहाँ के टाइम पीरियड में आता है, शाहजहाँ का टाइम पीरियड। मनुची जो है आपका आता है ये दारा सिकोह का टाइम, इनके यहाँ तोपची रहता है ये।
तो आपका अलबर्नी सबसे पहले, 3 नंबर सबसे पहले हो जाएगा, तो बी आपका सही हो जाएगा। बस आप इतना मान के चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। ट्रेवनियर के बारे में जान लीजिए थोड़ा, ठीक। ट्रेवनियर क्या था कि एक फ्रांसीसी यात्री था और ये शाहजहां के शासनकाल में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है। पेशे से जौहरी था। 1638 से 63 के बीच इसने 6 बार भारत की यात्रा की। अपनी यात्रा का विवरण इसने ट्रेवल्स इन इंडिया नामक पुस्तक में किया। मतलब ट्रेवल्स इन इंडिया पुस्तक जो लिखी है वो ट्रेवनियर ने लिखी है। मनुची क्या होता है? मनुची आपके जो है एक इतावली यात्री होते हैं और ये जो है दारा सिकोह के समय में आते हैं। मतलब शाहजहां के जो बेटे होते हैं दारा सिकोह, उनके समय में आते हैं। तो पिताजी के टाइम पीरियड में ट्रेवनियर आए और बेटे के टाइम पीरियड में मनुची आए। तो ट्रेवनियर पहले आते हैं, मनुची बाद में आते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए शाहजहां के कितने बेटे थे, और तीनों मतलब जितने भी थे उनका नाम आप लोगों को बताना है। दस्तार बंदार कौन कहलाते थे? ठीक, दस्तार बंदान जो होते थे वो कौन कहलाते थे भैया? जो धार्मिक और न्यायिक लोग होते थे उन्हें उलेमा कहा जाता था, और सामूहिक रूप से उलेमा कहा जाता था, और दस्तार बंदार इन्हें कहा जाता था, और इन्हें पगड़ी पहनने वाला कहा जाता है। ये लोग पगड़ी धारण करते थे, बस इतना आप समझ लीजिए। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो ये सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई। मार्को पोलो नहीं, इब्न बतूता नहीं, निकोलो कॉन्टी नहीं, आपके सदरुद्दीन मोहम्मद औफी के द्वारा दी गई। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। जो चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना 1232 से 33 में सदरुद्दीन मोहम्मद अल औफी द्वारा दी गई है। इनकी पुस्तक का नाम लुबाब व अलबाब है और जवामी उल हकायत थी। जवामी अल हकायत में इन्होंने दिशा सूचक यंत्र के बारे में सारी चीज़ें बताई हैं। वही 13वीं शताब्दी में चुंबकीय दिशा सूचक यंत्र की जो है खोज की गई, आप कह सकते हैं बस। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको सीरियल से लगाना है। तो जब पता होगा कि कब कौन आया कब कौन गया, सारी चीज़ें डिटेल में, तभी आप लगा सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, रजिया सुल्तान जो है 1236 से 40 तक गद्दी पर बैठती हैं। अकबर जो है वो 1556 में गद्दी पर बैठते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो 1296 में गद्दी बैठते हैं। शेर शाह जो है वो 1540 में गद्दी पर बैठते हैं। ठीक, तो देख लीजिए आपका रजिया सुल्तान का टाइम पीरियड सबसे पहले हो जाएगा, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का, फिर शेर शाह का। तो 4 3 1 2 आप देख सकते हैं। ये इस ए बी में है नहीं तो सी हो जाएगा आपका, देख सी में देख लीजिए आप लोग। 4 3 1 2, हाँ सी में आपका हो जाएगा ये। तो चंदावड़ का युद्ध कब हुआ है? चंदावड़ का युद्ध जो लिखा है, चंदावड़ नहीं चंदावर का युद्ध होता है। तो चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में, आप लोगों को पता है 1191 तराइन का पहला युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध, और फिर राजा जयचंद के साथ मोहम्मद गौरी की लड़ाई होती है चंदावर के युद्ध में। तैमूर का आक्रमण 1398 में होता है। ठीक, तालीकोटा का युद्ध जो होता है वो 1565 में होता है, जिसमें अहमदनगर, बीदर, बरार ये सारे राज्य मिल करके जो है विजयनगर साम्राज्य को ध्वस्त कर देते हैं। घाघरा का युद्ध 1529 में होता है। तो ए का आपका दूसरा और बी का पहला, 2 लेकर चलिए। हम एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं, ए का दूसरा, बी का पहला, डी हो जाएगा आपका। तो डी आप टिक कर सकते हैं भैया, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? नहीं है। ठीक, तो देखिए बहादुर शाह जो थे वो गुजरात के थे, एकदम सही बात है। चांद बीबी अवध की थी, अवध की नहीं थी। चांद बीबी जो है अहमदनगर की थी, अवध की नहीं थी, अहमदनगर की थी। ठीक, अहमदनगर बीजापुर से रिलेटेड थी ये। रजिया सुल्तान दिल्ली की थी, बाज बहादुर मालवा के थे। तो भी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देख सकते हैं चांद बीबी अहमदनगर के तीसरे शासक हुसैन निजाम शाह प्रथम की पुत्री थी, जिनका संबंध अवध राज्य से नहीं था बल्कि अहमदनगर व बीजापुर से था। जबकि बहादुर शाह का संबंध गुजरात से था, रजिया सुल्तान का संबंध दिल्ली से तथा बाज बहादुर का संबंध मालवा से था। बस इतनी सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको सबका टाइम पीरियड लगाना है। देखिए सिस्टम समझिए कि विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल जो था वो 1509 से 29 तक था, आप इतना समझ सकते हैं। कुतुब मीनार का निर्माण जो है वो आपके 1206 से चालू होता है। ठीक, पुर्तगालियों का आगमन 1498 में, वास्को डी गामा सबसे पहले आता है। फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु होती है उसका टाइम पीरियड देख लीजिए आप लोग। फिरोज शाह तुगलक की टाइम पीरियड जो हो जाएगा वो आपका 1388 में इनका टाइम पीरियड होता है फिरोज शाह तुगलक का।
तो ये 1388, ये 1509 हो गया, ये आपका 1206 हो गया, 1498 हो गया। तो देखिए 1206, 1400 आपका कुतुब मीनार पहले हो जाएगा, 2 पहले हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, उसके बाद में आपका 3। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बस निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित करिए। देखिए जो मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण था, देखिए मोहम्मद तुगलक जो होते हैं, मोहम्मद तुगलक आपके मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 इनका टाइम पीरियड होता है। अफगान षड्यंत्र भी उसी समय होता है इनका, 1325 के करीब में ही होता है। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की बात करें तो 1296 में हत्या कर दी जाती है और गद्दी पर अलाउद्दीन बैठ जाते हैं। तराइन का युद्ध 1100 आपके 91-92 में होता है। तो पहले नंबर पे 4 आ जाएगा और यही सही हो जाएगा बस, क्योंकि एक ही ऑप्शन है, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं आप लोगों को। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। तो सबसे ज़्यादा जो घुमक्कड़ आदमी था ना, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो घूमा है वो आपका इब्न बतूता घूमा है। ठीक, मार्को पोलो भी उतना नहीं घुमा है जितना इब्न बतूता ने बहुत सारी यात्राएं की हैं। इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, आप देख सकते हैं। चलिए डिटेल में भी बात कर लेते हैं। वैसे देखिए 1271 में अपनी यात्रा प्रारंभ करके मार्को पोलो ने 24 वर्षों तक लगभग 24,000 मील की दूरी तय की। मंगोल शासक कुबलई खान से सहायता प्राप्त कर मार्को पोलो की यात्राओं में मध्य पूर्व, मध्य एशिया, चीन एवं मंगोलिया शामिल हैं। निश्चित रूप से मार्को पोलो शिखर या एरो मतलब घुमक्कड़ों में शामिल था, किंतु मोरक्को का जो इब्न बतूता था वो बहुत ही बड़ा घुमक्कड़ था और उसने जो है 73,000 मील की यात्रा की है। लगभग 11,000 आपका जो है 1,17,000 लगभग 1,17,000 किलोमीटर 1,17,000 किलोमीटर की यात्रा की, आप समझ सकते हैं। 1 करोड़ नहीं, 1,17,000। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं, ये आपको बताना है। आईएएस का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए कृष्णदेव राय अमुक्त माल्य लिखते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, महेंद्र वर्मन जो है मत्स्य विलास प्रहसन, इनका सही है। सोमेश्वर और भोजदेव के बारे में पता नहीं है, तो फिलहाल तो यही आपका सही है। चलिए देख लेते हैं, क्योंकि आईएएस का क्वेश्चन है। विजयनगर के शासक तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद की रचना करते हैं, ये बात सही है। मत्स्य विलास प्रहसन महेंद्र वर्मन ने लिखी है। सम्रांगण सूत्र सोमेश्वर ने, और मानसोल्लास जो है ग्रंथ की रचना सोमेश्वर ने की, सम्रांगण सूत्र की भोज ने। ये जरूरी है, ये याद कर लीजिए, क्योंकि जो है ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है आपके आरओ में। ठीक, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासनकाल किया? देखिए तुगलक ने सबसे ज़्यादा किया है। ठीक, तुगलक ने आपका वही 1320 से 1414 तक किया था, समझिए बात को। खिलजियों ने 1290 से 1320 तक किया है। ठीक, और सैयद ने 1414 से 1451 तक किया है। लोदी ने आपका 1451 से 1526 तक किया है। तो सबसे कम खिलजियों ने किया है, क्योंकि 1290 से 1320 तक इन्होंने शासनकाल किया, टोटल 30 साल। सैयद उनसे ज़्यादा है। ठीक, सैयद लोगों ने जो है 36 साल के करीब शासन किया है, 36-37 साल, जबकि खिलजियों ने सिर्फ 30 साल किया है। तो यही समझ लीजिए आप लोग, सबसे ज़्यादा तुगलक ने किया है। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं की है? ठीक, तो किसके अधीन सेवा नहीं की है? आपके अलाउद्दीन खिलजी के समय की है, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के समय की, इल्तुतमिश के समय नहीं की है। ये MPPCS का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप डिटेल में देख सकते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक के अधीन सेवा की है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1305 में आइन उल मुल्क मुल्तानी को मध्य भारत में भेजा, जहाँ उसने मालवा पर विजय प्राप्त की। वह अपने अंतिम दिनों में दक्षिण भारत में व्यस्त रहा। निम्नलिखित में से किस प्रथा की शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी? तो जौहर प्रथा की। सबसे पहले जौहर का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। इस सारी मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग पढ़ा चुके हैं, आपने जो नहीं पढ़ा है तो जा करके आप वीडियो देखिए पहले वाले। चलिए देख लीजिए जौहर प्रथा के बारे में, डिटेल में बात कर लेते हैं। वैसे राजपूतों द्वारा मुस्लिम आक्रमणकारियों से स्त्रियों की रक्षा के लिए जौहर प्रथा का प्रचलन हुआ। इसमें सभी राजपूत पुरुषों के युद्ध में मारे जाने के पश्चात, जब राजपूत जितने भी होते हैं पुरुष वो मर जाते हैं, तो किले में जो भी स्त्रियां होती हैं सामूहिक रूप से चिता होती है, अग्निकुंड होता है, उसी में कूद करके अपनी जान दे देती हैं। और इसीलिए हमारे यहाँ की जो भी स्त्रियां उन्हें वीरांगनाएं कहा जाता है। समझिए बात को, बहुत बड़ा बलिदान होता है।
सती प्रथा, बाल विवाह जैसी प्रथाएं देव राजपूतों के समय बढ़ी हैं, लेकिन ये पहले से ही चली आ रही थी, इतना आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित मध्यकालीन विद्वानों में कौन जैन धर्म का अनुयायी था? तो हेमचंद्र सूरी जो है वो आपका बहुत बड़ा जैन धर्म का अनुयायी था। नाम ही से पता चल जाना चाहिए कि हेमचंद्र सूरी जो है ये आपका जैन धर्म का था। और ये आपके जयसिंह सिद्धराज ने बाबू पर्वत एक मंडप का निर्माण किया और उसने जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई। अनंतर एक जैन तीर्थंकर थे आपके हेमचंद्र सूरी। और चलिए यहाँ पर मिलान करना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना वरना नहीं है आपको। प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया, आप सभी को पता है, इसमें कुछ नहीं बताना है। आपका हल्दी घाटी का युद्ध सबके जुबान पे होगा, 1576 में है। तराइन का युद्ध 1192, 1191 में या 1192 दे रहे वही टिक लगा दो। कलिंग का युद्ध 261। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का चौथा है और बी का पहला है, बस 2 लेकर चलिए। तो ए का चौथा पहले ही मिल गया, कुछ ढूंढना नहीं है, आप डायरेक्ट जो है सी टिक कर दो, आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, मन लगा के पढ़ाई करिए, पेपर आपका नज़दीक है, आपके सर पे है और सिलेक्शन लेना है तो मेहनत करनी बस, और कुछ नहीं, ज़्यादा लिबिट करना नहीं आप लोगों को, पढ़ाई पे मन लगाइए बस आप लोग, समझिए बात को। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना, मिलान ही करना है। मिलान वाले क्वेश्चन आजकल पूछे भी हो जाते हैं। तो अकबर ने क्या किया था? अकबर ने आईने दहसाला जो है बनवाया था, ए का तीसरा हो जाएगा। शेरशाह सड़क आजम, आगरा से कोलकाता तक कौन सड़क बनवाता है? शेरशाह बनवाते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रतीक मुद्रा, चमड़े की मुद्रा इन्होंने चलवा दी थी, समझिए बात को, बहुत ज्ञानी थे तो इन्होंने प्रतीक मुद्रा चालू करवाई थी। इल्तुतमिश चहलगानी आमिर मतलब चालीसा दल की स्थापना। तो ए का आपका क्या हो जाएगा? ए का तीसरा और बी का चौथा, बस 2 लेकर चलो। ये आपका ए का तीसरा पहला ही है तो आप बी लगा दीजिए, इसमें कुछ सोचना नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही किसे कहा जाता है और उपान्ना का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? हमारे यहाँ भी बोलते थे बहुत बदतमीजी करोगे तो पनही पड़ेगी, तो वही वाला सिस्टम। पनही क्या होती है? तो पनही होती है जूता, जूता मतलब होता है पनही। आज समझ में आया कि पनही का मतलब जूता होता है। पहले तो हम सोचते थे कि कोई रस्सी वस्सी होती उसी से मारेंगे, लेकिन आज जब पढ़ाई कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि पनही का मतलब जूता होता है। आप भी समझ लीजिए, किसी को कहेंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा, मज़ा ले सकते हैं आप लोग। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। तो देखिए 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करते थे। किसकी नहीं करते थे? गेहूं की खेती करते थे, जौ की करते थे, चना की करते थे। मक्का जो होता है, मक्का आपका आता है किसके समय में? पुर्तगालियों के समय में मक्का आता है, तो उस समय खेती जो है